हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है मेंस आंसर राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखें। और मैं बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना एग्ज़ाम वाले दिन मेंस के टाइम पे, एकदम रियल ऑनेस्ट अपनी सलाह दूंगी आपको, जो मैं मुझे खुद फील हुआ है, किसी के बताने से बिल्कुल भी नहीं। तो आइए देखते हैं, आपको बताती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ मेंस आंसर राइटिंग के कि सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम से पहले तो हज़ारों चीज़ें मैटर करती है ना, लेकिन जब जिस दिन आपको लिखना होता है मेन एग्ज़ाम, ठीक है ना, उस दिन क्या मैटर करता है। तो आइए देखते हैं। और ये एग्ज़ाम देने से लेके बाहर निकलने के बाद क्या फीलिंग आती है कि अरे, सबसे ज़्यादा मैटर तो यही करता है ना, तो वो ये वाली फीलिंग है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा कुछ मैटर अगर करता है तो वो टाइम पे, जो आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे का, टाइम पे आप पेपर कंप्लीट करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है दिए गए टाइम पे पेपर कंप्लीट करना। अगर ये फर्स्ट टारगेट आपका नहीं होता है तो आप कंपटीशन में रहोगे ही नहीं, आप पहले ही बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। ठीक है, आप अपने आप को सोच भी नहीं सकते कि आपका इंटरव्यू कॉल आ भी सकता है, क्योंकि फर्स्ट दिए गए टाइम स्लॉट में पेपर आपका कंप्लीट हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए। सेकंड है कि चलो ठीक है, आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, सिर्फ सब कुछ कर लिया, और इसके बाद भी कई बार देखते हैं कि हुआ क्यों नहीं। तो सबसे पहले कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो पूछा गया उसका ही आंसर लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं तो किसी थीम पे बनाते हैं ना नोट्स की, जो भी है टॉपिक है उसके सारे डायमेंशन। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी टॉपिक सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, तो हमको क्वेश्चन के तरीके के अकॉर्डिंग ही आंसर भी वैसे ही चेंज करके लिखना है, ताकि लगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ये उसी का आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे आपने कॉपी में लिख रखा है पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है लेकिन आपने आंसर अपनी कॉपी की तरह कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ चेंज कर देना है। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं 100% उनको सबसे पहले करना है। देखो, जो भी सबसे पहले जो पुराने एग्जाम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग होगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो 3 मार्कर है, ठीक है, जो 3 मार्कर है उनमें जो आपसे बनते हैं उनको पूरे लिख लेना है। जिनके बारे में थोड़ा आइडिया है या एग्जैक्ट नहीं पता है उनको भी आप लिख सकते हो, पर जो बिल्कुल भी नहीं पता है उनके बारे में नहीं लिखना, क्योंकि आपकी इमेज बहुत डाउन होती है कि आप फेकोलॉजी कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी फेक के लिख रहे हो, तो वो 2 या 3 नंबर के लिए आपको अपनी इमेज नहीं खराब करनी, क्योंकि इसके बाद भी आपको 5 मार्कर और 5 मार्कर आप बोल सकते हो, या 7 मार्कर बोल सकते हो, 11 या 10 मार्कर बोल सकते हो। क्योंकि दोनों के लिए स्पेस, अगर हम 11 या 10 मार्कर की बात करें, दोनों के लिए 2 पेज है, दोनों भरना है। अब नए और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों का स्पेस सेम है। अगर हम 7 मार्कर या 5 मार्कर की बात करें, स्पेस सेम है आप। ठीक है, हाँ, वर्ड लिमिट थोड़ा बहुत होगी, 3-4 लाइन कम ज़्यादा करनी है, लेकिन स्पेस सेम है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना, जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो, जो आपकी कॉपी से बिल्कुल सेम आपकी कॉपी से ही आ गया है, उसको एकदम छाप के डायग्राम के साथ उसको अच्छे से लिखना है, करंट से भी ऐड करना है। आने वाले क्वेश्चन में अपना 100% देना है, या 200% आप दे सकते हो तो वो भी करना है। नहीं आने वाले क्वेश्चन, और आने वाले क्वेश्चन को आपको ना थोड़ा जल्दी करना है, ताकि ना आने वाले क्वेश्चन में आप टाइम दे सको और उसमें थोड़ा सोच के उसको उसकी फ्रेमिंग वहीं कर सको, क्योंकि उसकी फ्रेमिंग आपको वहीं करनी पड़ेगी, आप उससे बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं होंगे। फिर जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि जो तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं तो उसमें आपको अब थोड़ा इंट्रो भी बना के लिखना पड़ेगा, फिर उसमें कंक्लूजन भी दो, क्योंकि तभी पेज भरेगा। इंट्रो दो, कंक्लूजन दो, फिर जो पूछा गया है अगर उसके आसपास कुछ, उससे रिलेटेड कोई स्कीम सरकार चला रही है, उसके पॉजिटिव क्या हो सकते हैं। और कोई टॉपिक आपको नहीं पता है पर ये पता है कि इसका मतलब ये होता है, तो इतना तो जान सकते हो ना कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा, और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पॉइंट बना के उसमें एक अलग से फ्रेमिंग कर सकते हो, क्योंकि वो भी सही होगा। अगर आप लिखते हो ऐसे तो आपको कुछ नहीं से कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। और जो
जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है उसमें क्या करना है, उसमें डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम जब भी आप बनाते हो तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एग्जामिनर को चेक करते टाइम उसको देख के ही पता लग जाता है कि आपने क्या लिखा है, और वो नंबर दे देता है। ऐसे में कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता, आप उसमें डायग्राम बना रहे हो तो आपकी गलतियां दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे बनता है उसी में डायग्राम बनाओ, और बाकी को नॉर्मल ऐसे पैराग्राफ और इस टाइप में भी लिख सकते हो जो नहीं बनता है, या पॉइंट फॉर्म में भी, जैसा भी आप ठीक समझो। और आपका टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका कब होगा? टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आप स्पेस मैनेजमेंट भी करोगे। तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि 11 मार्कर, और जो 11 मार्कर या 10 मार्कर बोल सकते हैं, 5 मार्कर या 7 मार्कर, इनको कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि 2 या 3 मार्कर वाले में तो जो पूछा गया है वही लिखना है, ठीक है। या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हो, जगह बची है तो, अगर आपको आता है तो। अगर 1 वर्ड में आपको कोई आंसर पूछा है तो आप उसमें भी दे सकते हो। बहुत सारे टॉपर जिनकी रैंक 1 है, उन्होंने ये कहा है कि अगर 1 वर्ड में आंसर पूछा है तो आप उसमें भी लिख सकते हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने पूरी कर दी है। फिर बाकी का टाइम आप बड़े क्वेश्चंस में दे सकते हो, अच्छे से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि 1 या 10 मार्कर में आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है। एक पेज मिलेगा आपको, तो इसमें आपको 5 मार्कर लिखना रहेगा। तो इसको कैसे करना है, एक, आप पूरा पेज फुल दे दिया। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको पूरा पेज फुल करना है तो 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो, 1 लाइन का कंक्लूजन दे दो, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसा या स्क्वायर जैसा डायग्राम भी बना सकते हो ऐसे, और पॉइंट दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इतने पॉइंट भी आ सकते हैं आपके, ऐसे ऐसे दे सकते हो आप। अगर अब बात करें, तो 2 पेज मिलेंगे ऐसे, 1 मार्कर है तो 2 पेज आपको ऐसे मिलेंगे आमने सामने, इन्हीं में आपको इन दोनों को फुल करना है, या आगे और पीछे ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसमें इंट्रो मस्ट है, इंट्रो देना है आपको, 3 लाइन का दे दो इंट्रो यहाँ पे, ठीक है। फिर जो पूछा है, अब जब भी 10 मार्कर या 11 मार्कर आएगा तो उसमें 2-3 चीजें पूछी गई होंगी ना, तो पहले इसमें 2 डायग्राम मस्ट है, तभी अब इतने लंबे लंबे पेज भरेंगे। तो आप एक छोटा डायग्राम दे सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, या ऐसे छोटा सा चंद्रमा टाइप का बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से लिखो, लिखो, लिखो। फिर यहाँ भी कोई एक, यहाँ भी 1-2 लाइन लिख के यहाँ भी कोई डायग्राम बना सकते हो, और फिर लिख के फिर यहाँ 2 लाइन का कंक्लूजन, फिर यहाँ पे 2 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हो आप। कंक्लूजन में क्या देना है, जो आप इतना परेशान रहते हो, पूछते हो कि करंट अफेयर्स में क्या करना है, क्या करना है, तो जो मेंस के टॉपिक है, जैसे एसडीजी गोल्स है, और कोई स्कीम लॉन्च हुई है, कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट का कोई प्लान है, तो वो सब आप बता सकते हो कि किया जा रहा है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वहाँ ना क्वेश्चन अलग सा आ जाता है ना, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है कि अब इसमें करना क्या है। और खासकर जब कोई बड़ा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जो लगे कि अरे ये तो 3 नंबर जैसा क्वेश्चन है, अब इसको 2 पेज कैसे भरेंगे, तो थोड़ा सा सोच कर उसकी फ्रेमिंग करके उसको अच्छे से करना। जहाँ तक है, अगर उसकी लोकेशन वगैरह पता है तो मैप वगैरह ऐड कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि अगर आप 3 मार्कर लिखते हो, किसी वंश के बारे में पूछा है, मौर्यकाल, तो उसमें जिस वंश के बारे में पूछा है ना, या किसी बुक के बारे में पूछा है और आपको पता है कि ये बुक इस काल में लिखी गई थी या इस वन से रिलेटेड है, तो 1 लाइन
तो एक लाइन आप सब में लिख सकते हो कि इससे मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, या गुप्त काल की जानकारी मिलती है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था की, या जो भी काल है दक्षिण भारतीय राजवंशों की जानकारी मिलती है, उनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो आपको अगर पता है कि ये जैसे साउथ की बुक आए तो उससे साउथ के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। जो दक्षिण के जो राजवंश थे उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो ऐसे इस टाइप की लाइन आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।